हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली और करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट देखते हैं आज। बर्निंग टॉपिक्स ही हैं करंट अफेयर्स, मतलब जो चल रहा है अभी, राइट? इज़राइल और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट है। अब क्योंकि दोनों कंट्रीज़ अभी तक इसको ऑफ़िशियली वॉर नहीं कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वॉर नहीं लिखी हूँ, मैंने यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, वो सेम रीज़न। अम, देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, दोनों में क्यों परेशानी है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं दोनों और इसका एक्चुअली इंडिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है, क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, ठीक है? लेटेस्ट न्यूज़ है सबसे पहले इज़राइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करी थी। क्या नाम था? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब होता है कि ईरान कुछ नेगेटिव एक्शन इज़राइल के ऊपर करे उससे पहले ही इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है? प्रीएम्प्टिव का यही मतलब होता है। इज़राइल का तर्क ये है, रीज़न ये है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहे हैं। और ईरान ये कह रहा है कि हम बॉम्ब को डेवलप करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिविल न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या और यूजेस के लिए हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन इज़राइल को लग रहा है नहीं, यू आर गोइंग टू मेक अ बॉम्ब एंड यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इज़राइल का आर्गुमेंट और ईरान का आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट मैंने आपको बता दिया। ये न्यूज़ थी, यहाँ से शुरुआत हुई थी और ईरान ने धमकी दी है कि भाई हम तेल अवीव को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अब आज की अगर न्यूज़ बताऊँ तो इज़राइल ने बोला है कि हम चाबहार पोर्ट को हिट करेंगे। जी हाँ, ये वही पोर्ट है जो इंडिया ने डेवलप किया है ईरान में सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए। हमने क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट किया? क्योंकि हम पाकिस्तान को बाईपास करना चाहते हैं। किसको बाईपास करना चाहते हैं? पाकिस्तान को बाईपास करना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान के साथ काम नहीं करना चाहता, ठीक है? पाकिस्तान के थ्रू हमारा ट्रेड सेंट्रल एशिया तक जाए उससे बेटर है हमने ईरान के अंदर एक चाबहार पोर्ट नाम का पोर्ट डेवलप किया। इंडिया के 550 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है और उसको यूज करके उसमें रेल रोड सारे ट्रांसपोर्ट में वो आएंगे, सिस्टम्स आएंगे। हम सेंट्रल एशिया तक जाना चाहते हैं। सेंट्रल एशिया में कौन कौन आते हैं? ताजिकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है, ठीक है? ये जो सारे इस्तान वाले जो कंट्रीज है ना, मैक्सिमम ये अफगानिस्तान के जस्ट नॉर्थ वाला पोर्शन जो है उसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। हम वहां पर ट्रेड करने के लिए इसको यूज कर रहे थे। ये आज सुबह की न्यूज है, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और फिर ईरान ने धमकी दी थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे। ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपको हिंट्स बता रही हूँ कि क्या क्या चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हम बंद कर देंगे, ये क्या चीज है देखते हैं आगे, ठीक है? इतना समझ में आया? बेसिक न्यूज का चल रही है। ये इजराइल और ईरान की पोजीशन है। ये आपका इजराइल है। इजराइल की कैपिटल क्या है? टेल अवीव। क्या प्रोनाउंसिएशन है? टेल अवीव। और ये ईरान है। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। इसको हिंदी में तेहरान भी बोलते हैं, इंग्लिश में जनरली इसका प्रोनाउंसिएशन ट से होता है, तेहरान, ठीक है? इजराइल और ईरान में वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? चलो इसमें और मैं आपको लेबल्स बताती हूँ। ये आपका सीरिया है, ठीक है ना? ये आपका सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन है। ये आपका अफगानिस्तान है। ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है ना? ये आपका ताजिकिस्तान है। और कुछ यहाँ पर है नहीं, ये ईरान है। दिस इज नॉट सीरिया, दिस इज ईरान, इराक। ये ईरान हो गया, ये इराक हो गया, यहाँ सीरिया है, ठीक है ना? इसराइल हो गया, इसके ऊपर यहाँ लेबनान मिलेगा आपको। और ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको गाजा कहते हैं। मैंने मार्क किया है, बिल्कुल छोटा सा ब्लैक कलर का डैश लगाया है, इसको गाजा कहते हैं, है ना? गाजा में भी इसराइल की स्ट्राइक्स चल रही हैं अभी, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हिस्टोरिकल रीजंस देखते हैं कि आखिर यहाँ परेशानी हुई क्यों। 1979 एक हिस्ट्री का ईरान के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए भी कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था। क्यों था? क्योंकि 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन होता है। इसको रिलीजियस रेवोल्यूशन या आयरानियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना? इस्लामिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। 1979 से पहले वहां पर शाह का रूल हुआ करता था एंड ही वाज प्रो यूएस।
वो अमेरिका की तरफ थोड़ा झुकाव रखते थे, ठीक है? अमेरिका की पॉलिसीज़ वगैरह को अडॉप्ट करना, मॉडर्न होना, ठीक है? जो मॉडर्न डेफिनिशन अमेरिका मानता है, जो जनरली दुनिया में एक्सेप्टेड है वो। वो हैं अयतोल्ला ख़ोमेनी। क्या नाम है उनका? अयतोल्ला ख़ोमेनी, ठीक है? इन्होंने ईरान में रेवोल्यूशन लीड किया। रेवोल्यूशन में क्या करा? इन्होंने ईरान में रेवोल्यूशन किया इस्लामिक टर्म्स के ऊपर कि हम रिलीजन की तरफ झुकेंगे और जो शाह का रूल है इसको हटा दिया, ठीक है? शाह अपनी फैमिली के साथ में एस्केप कर जाते हैं और ईरान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक भी नहीं होती है टेक्निकली तो, लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेड फॉर्मल वर्ड्स बोल रहे हैं अपन, वो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो सारा का सारा रूल किसके हाथ में चला जाता है? अयतोल्ला खामेनी के हाथ में चला जाता है, ठीक है? 1979 से पहले इज़राइल और ईरान में डिप्लोमेटिक टाइज़ थे। क्यों थे? क्योंकि ईरान जो था प्रो यूएस था और इज़राइल जो है वो यूएस के ही एक तरह से बफर स्टेट है। बोथ यूएस एलाइज़ थे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है और इनमें ऑयल और सिक्योरिटी में और भी बिज़नेस और भी ट्रेड में कोऑपरेशन होता था। लेकिन अयतोल्ला खामेनी के आने के बाद में क्या हो गया? ईरान जो था वो एंटी वेस्टर्न सोसाइटी हो गया, एंटी वेस्टर्न कंट्री हो गया और एंटी इज़राइल हो गया। मतलब अगर आप एंटी यूएस हैं तो आप एंटी इज़राइल अपने आप ही हो गए, ठीक है ना? यूएस और इज़राइल इतना एक साथ चलते हैं। और थियोक्रेसी हो गई। थियोक्रेसी क्या होती है? जहां पर रूल ऑफ रिलीजन होता है, रूल ऑफ फेथ या रूल ऑफ रिलीजन। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया। अपने पड़ोस में जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वो भी थियोक्रेसी ही है। इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी भी नहीं है, लेकिन थियोक्रेसी जरूर है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टेट एक रिलीजन फॉलो करता है। इंडिया क्या है? सेक्युलर है। क्यों? क्योंकि इंडिया का स्टेट सरकार जो है वो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करती, सभी रिलीजन को इक्वल नजर से देखती है, ट्रीट करती है। यहाँ पर स्टेट रिलीजन इस्लाम है, इसलिए ये थियोक्रेसी कहलाते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहलाते हैं। फर्क समझ में आ गया? गुड। उसके बाद में देखते हैं रिलीजियस रीजंस कि क्यों इन दोनों के बीच में परेशानी है। सबसे बड़ा तो ये है कि ईरान जो है वो एंटी जायनिस्ट थ्योरी में बिलीव करता है। जायनिस्ट कौन होते हैं? जायनिस्ट वो लोग, जायनिस्ट ज्यूज भी हो सकते हैं और नॉन ज्यूज भी हो सकते हैं। जायनिस्ट वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में इजराइल की जगह इजराइल रहना चाहिए और वो एक ज्यूइश स्टेट होना चाहिए। इजराइल शुड एग्जिस्ट, it should be a state exclusively for the Jews। ठीक है? Jews कौन होते हैं? जो जुडाइज्म का रिलीजन फॉलो करते हैं, जो जुडाइज्म रिलीजन फॉलो करते हैं। दुनिया में तीन अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जुडाइज्म हो गया, दूसरा उसके नेक्स्ट कौन सा आया था? क्रिश्चियनिटी आया था, और इसके नेक्स्ट कौन सा आया था? इस्लाम आया था। ठीक है ना? इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं। अब्राहमिक रिलीजन्स में बिलीव करने वाले लोग कौन होते हैं? ज्यूज होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं और मुस्लिम्स होते हैं। ठीक है? और इन तीनों की ही एक होली साइट है और उसका नाम है जेरूसलम। ये तीनों के लिए होली है जेरूसलम। ये जेरूसलम की स्काईलाइन है, यही है वो टेम्पल माउंट जिसके लिए ज्यूज और मुस्लिम्स में तनातनी रहती है, नाराज रहते हैं एक दूसरे से। वो यही है, इसी को टेम्पल माउंट बोलते हैं। ठीक है ना? इसके पास में एक टेम्पल वॉल है, वो वॉल जो है वो ज्यूज के लिए होली है, और ये जो मॉस्क दिख रहा है आपको, ये मुस्लिम्स के लिए होली है। जेरूसलम क्रिश्चियंस के लिए भी होली है, जीसस क्राइस्ट के रिलेशन के कारण। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब ईरान जो है वो ये कहता है कि जो जेरूसलम है उसके ऊपर पैलेस्टीनियन कंट्रोल होना चाहिए। पैलेस्टीनियन क्या है? पैलेस्टीनियन एक अरब मुस्लिम स्टेट है। ठीक है? दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो आपने नाम सुना होगा वेस्ट बैंक, है ना? और दूसरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था गाजा। इन दोनों को मिला के पैलेस्टाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैलेस्टाइन। हिंदी में बोलते हैं फिलिस्तीन। ठीक है? पैलेस्टीनियन क्लेम होना चाहिए जेरूसलम के ऊपर, वहां पर कोई ज्यूइश प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, ये ईरान का मानना है। प्रेजेंट डे खामेनी का ईरान जो है, ठीक है ना? और तीसरा जो बड़ा रीजन है वो ये है शिया सुन्नी डिवाइड। अब इसमें इसराइल कहां से आ गया? सुन्नी वर्ल्ड का लीडर कौन है? सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया काफी कुछ प्रो यूएस है। तो प्रो यूएस होने का क्या मतलब है? काफी कुछ प्रो इजराइल होना। और शिया हेड कौन है? ईरान है।
पॉपुलेशन वाइज देखा जाए या फिर उनका सेंटर ऑफ होली साइट्स देखा जाए तो ईरान है। तो ईरान और सऊदी अरेबिया में ये भी एक रीजन है झड़प होने का, ठीक है ना, दोनों में बनती नहीं है, इतना तो अपन जानते हैं, मतलब मैं बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, दोनों में पीस मुश्किल ही होता है। रिलीजियस रीजंस अलग हैं दोनों के, लेकिन यहाँ पर अपन डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल रीजंस भी देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटिकल रीजंस आते हैं। ईरान का सपोर्ट इन तीनों को इजराइल को परेशान करता है। हमास कहां पर एक्टिव है? गाजा में। हिजबुल्लाह कहां पर एक्टिव है? लेबनान में। और हौथीज कहां पर एक्टिव हैं? यमन में। हमास, हिजबुल्लाह एंड हौथीज। हमास गाजा में, हिजबुल्लाह लेबनान में, पॉलिटिकल पार्टी है बाय द वे हिजबुल्लाह, और हमास की लेजिटिमेट गवर्नमेंट है गाजा में, ठीक है। और हौथीज कौन है? यमन में है। ये तीनों ग्रुप्स एंटाई इजराइल हैं। इन तीनों का मानना है कि इजराइल नाम की एंटिटी धरती पे ही नहीं होनी चाहिए, मिडिल ईस्ट में तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए इन तीनों के जो एक्शंस हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो वायलेंटली इजराइल के ऊपर अटैक करने की हैं। और इजराइल इन तीनों को टेरर ग्रुप मानता है, दुनिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में इजराइल इन तीनों को देखता है, ठीक है। तो इन तीनों को सपोर्ट करना मतलब इजराइल के खिलाफ हो जाना, ये भी रीजन है। दूसरा, ईरान, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, फर्स्ट स्लाइड पे, ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस जो हैं वो भी इजराइल को परेशान करते हैं। अब इसको लॉजिकली देखना, अगर ईरान कोई ऐसे ग्रुप को सपोर्ट करेगा जो ये मानता हो कि इजराइल नहीं होना चाहिए, उस ग्रुप के सपोर्ट के ऊपर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो इजराइल का क्या होगा, ठीक है। इसलिए भी इजराइल ईरान को न्यूक्लियर एम्बिशन से दूर करने की कोशिश कर रहा है। न्यूज क्या आई थी कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं, एयर स्ट्राइक्स करी हैं इजराइल ने। तो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स पे ये क्यों करी? क्योंकि इजराइल को लगता है कि इजराइल के एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा है, ठीक है। गुड। नेक्स्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ठीक है, ये मैं आपको 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इजराइल के यूएस के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, और यूएस के साथ में जिस भी कंट्री के अच्छे स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव टाइज हैं, जो स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं या फिर जो पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनके साथ में ईरान की नाराजगी चलती है। क्यों? क्योंकि 1979 के बाद में खामेनी के थियोक्रेसी बनाने के बाद में ईरान को यूएस पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ईरान, इजराइल का सुन्नी स्टेट्स के साथ में बहुत अच्छा अलाइनमेंट, अगेन ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। सुन्नी स्टेट्स का हेड कौन है? सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये अनडिक्लेयर्ड हेड होते हैं, ठीक है ना, कोई बोलता नहीं है कि वोटिंग कर लो मेरे को हेड बना दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, अनडिक्लेयर्ड हेड। और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को भी सऊदी अरेबिया एक तरह से लीड करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मक्का एंड मदीना। ये दो मुस्लिम्स के लिए होली साइट्स हैं। जैसे क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी है या नजरत है या जेरूसलम है, वैसे ही ये दोनों साइट्स मुस्लिम्स के लिए होली हैं। हज पे जाते हैं तो इन दोनों का ही नाम पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना अपन, वो यही दोनों हैं। और वो कहाँ है? सऊदी अरेबिया में है, ठीक है ना। कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। सऊदी अरेबिया में इन साइट्स का होने का क्या मतलब है कि सऊदी अरेबिया एक अनडिक्लेयर्ड हेड है मुस्लिम वर्ल्ड का। और इजराइल की गाजा के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट, गाजा में भी मैंने आपको क्या बताया था, कौन है? हमास है। तो अगर गाजा के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है तो मतलब हमास के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है, और हमास को कौन सपोर्ट करता है? ईरान सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये आपके जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हो गए। अब इंडिया के ऊपर क्या दिक्कत है? इंडिया के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, इंडिया अपना 85% ऑयल या उससे भी ज्यादा ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इंडिया इतना ऑयल इंपोर्ट करता है, और अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में या उनके आसपास वॉर होगा तो हमारे ऑयल की जो सप्लाई होगी उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा बहुत बड़ा। और अगर वो सप्लाई सेफ नहीं होगी तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें शिपिंग कॉस्ट वगैरह आती है ना, शिप से आता है ना ऑयल, शिपिंग कॉस्ट आती है, इंश्योरेंस कॉस्ट आती है ना। और ऑयल को पैदा करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अभी तक इजराइल ने ईरान के किसी भी ऑयल वेल को अटैक नहीं किया है, बट लेट्स अज्यूम कि ईरान के ऑयल वेल्स के ऊपर अटैक हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ईरान की बेसिक जो एक तरह से कमाई है ना, जो फर्स्ट कमाई होती है, आप किसी की पेट पे लात मार दो वाली बात है, तो वॉर और बढ़ जाएगा। और जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी खतरा आ जाएगा, क्योंकि फिर वॉर एस्केलेट होता है, ठीक है। तो ऑयल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके भी बढ़ जाने का खतरा होता है। तो
इन तीनों चीजों में अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारे लिए ऑयल खरीदना कॉस्टली हो जाएगा, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। इंपोर्ट अगर कॉस्टली होगा तो रुपी डेप्रिशिएट होगा, रुपी डेप्रिशिएट होगा तो आपके इन्फ्लेशन, आपके प्राइस राइज होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। सिर्फ तेल महंगा होने से सिर्फ तेल ही महंगा नहीं होता है, खाने पीने तक की भी चीजें महंगी हो जाती हैं। आपके कपड़े हो गए, जूते हो गए, आपके जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक आपका महंगा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, ये आपकी इनपुट कॉस्ट है ना। और आप अपन क्या चाहते हैं, इकोनॉमी राइज करे। इकोनॉमी राइज कैसे करेगी, जब सब कुछ मॉडरेट होगा, इन्फ्लेशन जो होगा वो 6% से नीचे रहे। हेल्दी इन्फ्लेशन क्या होता है, 4 to 6%, 6% से ऊपर जाती है टेंशन हो जाती है, 4% से नीचे होती है तो भी हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बना रहे, ठीक है। तो राइजिंग इकोनॉमी का जो हमारा सपना है वो टूट जाएगा, कम से कम उसके अंदर दरार तो पड़ी जाएगी, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि वॉर हो। क्यों नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया के ऊपर ये इंपैक्ट है। दूसरा, ट्रेड डिस्ट्रप्शन, सीधी सी बात है, मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर वॉर होगा कहीं पे तो वहां से ट्रेड गुजरना मुश्किल हो जाता है। कभी कहां से कोई सी स्ट्रे मिसाइल अगर आके भी लग गई तो आपका तो नुकसान हो गया, राइट। चाबहार पोर्ट, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आज सुबह की न्यूज है कि इसराइल ने चाबहार पोर्ट तक की धमकी दी है। डायरेक्ट नाम नहीं लिया है, लेकिन पोर्ट डिस्ट्रक्शन की बात अगर आएगी तो ईरान के पोर्ट्स में एक चाबहार पोर्ट भी है जो इंडिया डेवलप कर रहा है, जो इंडिया ने डेवलप करा है। उसको डिस्टर्ब होने की या उसको डिस्ट्रॉय कर देने की धमकी के बराबर इंडिया इसको देख रहा है, ठीक है। इंडिया का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $120 मिलियन का है। यहाँ पर हमारे ट्रेड एम्बिशंस हैं। हमारे क्या ट्रेड एम्बिशंस हैं, लिंक टू सेंट्रल एशिया वाया चाबहार। इसको क्या बोलते हैं, इसको छाबहार भी बोलते हैं, इसको शाबहार भी बोलते हैं। ईरानियन प्रोनाउंसिएशन इसका शाबहार है। इंडिया के लोग वहां रहते हैं ईरान में, नंबर कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां इंडियंस रहेंगे वहां पर इंडिया इन्वॉल्व हो जाएगा। इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया अभी, ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। ऑपरेशन सिंधु के द्वारा हम इंडियंस को वहां से बचा रहे हैं, इंडिया में ला रहे हैं। अभी आगे बात करते हैं उस बारे में। अगर वहां पर इंडियंस काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूमने भी गए हुए हैं, उनको वापस ला रहे हैं, पहली बात तो हमारे लिए कॉस्ट है। दूसरी बात, जो वहां पर अर्निंग हो रही थी वो रेमिटेंसेस के फॉर्म में हमारे पास वापस आ रही थी। रेमिटेंसेस हमारे ईरान से गायब हो जाएंगे, ठीक है। वैसे बहुत कम इंडियंस हैं जो ईरान में रहते हैं, अराउंड 8 to 10,000, 15,000 के आसपास मैक्सिमम नंबर बताया जाता है। तो रेमिटेंसेस इतने ज्यादा नहीं है, बट मैं पॉइंट के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इंडिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इन 5 जगहों से आता है, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पर आपके आबू धाबी और दुबई वगैरह हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया, यही हमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस देने वाले कंट्रीज हैं। अराउंड 54% रेमिटेंसेस जो है वो टॉप 4 कंट्रीज से आ जाते हैं, ठीक है। ईरान कहीं इन अदर्स में आता है, ओके। चलो, ये मैंने रेमिटेंसेस वाला एक बेसिक डेटा आपको शो किया है। ये लेटेस्ट डेटा है जो अवेलेबल है 2021 का सर्वे, जो आरबीआई का रेमिटेंसेस सर्वे है, वहां से मैंने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैप पे इनकी पोजीशन देखते हैं। इजराइल और ईरान की अपन पोजीशन देख चुके हैं। इंडिया कितना दूर है, जैसे मैंने आपको बताया था, सीरिया, इराक, जॉर्डन ये सब हो गए, ईरान हो गया। चाबहार पोर्ट यहां पर आता है, ठीक है। और ये मुंबई से कनेक्ट हो, आई एम सॉरी, ये मुंबई से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो चाबहार पोर्ट का कोई भी डिस्टर्बेंस अगर है तो मुंबई से चाबहार पोर्ट जो ट्रेड हो रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और आपका जो पाकिस्तान वाला जो ग्वादर पोर्ट है वो यहाँ है, हाँ दोनों काफी पास में है, ठीक है। ग्वादर पोर्ट कौन डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, चाइना डेवलप कर रहा है। चाइना यहाँ पे है ना। चाइना डेवलप कर रहा है ग्वादर में ग्वादर पोर्ट क्यों डेवलप कर रहा है ग्वादर में चाइना, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में डेवलप कर रहा है। ये यहाँ से जाता है, और हम क्यों पार्ट नहीं है, क्योंकि ये अक्साई चीन से होता हुआ और पीओके से होता हुआ जाता है, और हम क्या मानते हैं, पीओके और अक्साई चीन हमारा है। तो आप हमारे बिना किसी और कंट्री के जो वहां पर कब्जा करके बैठा है उनके साथ में डील करके रास्ता नहीं निकाल सकते। तो इंडिया बीआरआई को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। ये आपका ग्वादर पोर्ट हो गया, ये आपका चाबहार पोर्ट हो गया। अब हम क्या मानते हैं कि चाबहार पोर्ट से रास्ता जाएगा अफगानिस्तान के थ्रू होता हुआ ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। इन कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए हमने ये रूट तैयार किया है, पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। ये एज एन आंसर भी देखा जा रहा है, जो एशिया में चाइना का एडवेंचर है बीआरआई के नाम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से, उसका एक काउंटर बैलेंस भी है, ठीक है। समझ में आ गया मैप में सबकी पोजिशन वगैरह। ये आपका यूएई हो गया, आबू धाबी और दुबई वगैरह, ये आपके सऊदी अरेबिया है, रियाद इनकी कैपिटल है, मक्का इनकी होली सिटी है। ये यमन है, यमन में मैंने क्या बताया था, हाउतीज, ये एक्टिव है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेशन सिंधु मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऑपरेशन सिंधु में
इंडियंस को डायरेक्टली ईरान से एयरलिफ्ट नहीं किया है। ये आपका ईरान है, यहाँ पर आपकी तेहरान कैपिटल है, TEHRAN, ठीक है ना। और ये बॉर्डर दिख रही है आपको, ये बहुत छोटा सा पोर्शन जो है, ये आर्मेनिया की बॉर्डर है। आर्मेनिया के साथ हमारे पॉजिटिव रिलेशंस हैं, क्योंकि अजरबैजान को हम कम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अजरबैजान टर्की का एलाई है और इन दोनों ने मिलकर अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान का साथ दिया, तो अजरबैजान से हमारे रिलेशन अभी डिटेरियोरेटिंग हैं। तो आर्मेनिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो हमने अपने सिटीजन्स को, अपने स्टूडेंट्स को, जो भी वहां पर काम कर रहे हैं, इंडियंस हैं, उनको हमने इस रूट से आर्मेनिया भेज दिया और आर्मेनिया से हमने उनको एयरलिफ्ट कर लिया। और इसका ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन सिंधु है। फर्स्ट 110 लोगों की फ्लाइट आई थी, अभी वीडियो भी काफी सर्कुलेट हो रही है, काफी सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, ठीक है। ये आपका वाया आर्मेनिया हमने किया है। आपको ये बॉर्डर्स याद होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई और एग्जाम भी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की भी कर रहे हो, डायरेक्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने मैप्स लगाए हैं ताकि आप पोजीशन समझ सकें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ईरान ने धमकी दी है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लॉक कर दूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ईरान का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। क्यों है? इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये आपका ईरान है, ऊपर जो ब्लू वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, और ये आपका अबू धाबी वाला, सॉरी यूएई है, ये आपका ओमान है। यहाँ पर जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये भी ओमान है। और ये जो व्हाइट पोर्शन है पूरा, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये आपका पर्शियन गल्फ है ना। और यहां पर आपका गल्फ ऑफ ओमान है। इन दोनों गल्फ्स को जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, एक छोटी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आइलैंड्स हैं कुछ, आबू मूसा, कैशम और हॉर्मूज करके, ये तीनों ईरान के कंट्रोल में हैं, ठीक है। ये तीनों ईरान के हैं। इन तीनों पे ईरान की आर्मी, नेवी, ये सब बैठे हुए हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है, उसके ऊपर ईरान की नजर रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की 5th फ्लीट भी पेट्रोल करती है। वो क्यों करती है? वो इसीलिए करती है ताकि इधर आसपास के जो कोई कंट्री हैं, वो इस स्ट्रेट को रोक ना सके, कोई मिस एडवेंचर ना हो, ठीक है। और ये कहां पर, ये 5th फ्लीट जो है, इसका बेस कहां पर है? बहराइन में है। बहराइन एक कंट्री है, यहाँ नॉर्थ की तरफ जाते हैं ना, सऊदी अरेबिया की नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो बहराइन आपको कंट्री मिलेगा, कतर भी मिलेगा, वहीं मिलेगा पास में। ये कंट्रीज हैं, उसमें यूएस की 5th फ्लीट बैठती है, ठीक है। वो उस पूरे एरिया पे नजर रखती है। ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए, कौन कौन से एरियाज हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को टच करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दुनिया भर का ऑयल, 1/5 ऑफ ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही पास होता है। और काफी कुछ एलएनजी ट्रेड जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसकी जो ट्रेडिंग है वो भी हॉर्मूज से होती है। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, 85% से ज्यादा ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है। इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई का ऑयल जो है वो स्ट्रेट से आता है। इंडिया ईरान का ऑयल नहीं खरीदता है डायरेक्टली, ठीक है ना। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, हम मजबूर हैं। इसलिए आपको याद है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था, एस जयशंकर जी ने बोला था कि आपने ईरान को लॉक कर दिया, अब आप बोल रहे हो रशिया को भी लॉक कर दो, हम वहां से भी ना खरीदें, तो हम ऑयल कहां से खरीदेंगे? यूरोप में जाके बोले थे ना, वो वाला पॉइंट है, ठीक है। कतर जो है वो मेजर एलएनजी सप्लायर है इंडिया का, और इसी स्ट्रेट से उसकी ट्रेडिंग होती है। मैंने आपको बताया था बहराइन और कतर थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाते हैं, पर्शियन गल्फ उनका मेन पॉइंट है। पर्शियन गल्फ से होता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू पास करके गल्फ ऑफ ओमान और फिर साउथ अरेबियन सी और फिर मुंबई गुजरात वगैरह अपना ऑयल आता है, ठीक है। 47% ऑफ इंडिया का क्रूड इंपोर्ट जो है वो अभी मई में पास हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, मई का 47% जो है इस स्ट्रेट से पास हुआ है। सिर्फ एक महीने का जो आधा इंपोर्ट है ना ऑयल का, वो इसी स्ट्रेट से पास हुआ है। ब्रेंट क्रूड की ऑलरेडी रेट जो है बढ़ चुकी है, आज और भी ज्यादा हो गई है, तो ये एक तरह से फिगर पुराना हो गया है, कल का फिगर है। उसके बाद में कोई अभी तक तो कोई ट्रेड डिस्रप्शंस नहीं हुए हैं, लेकिन शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है। मैंने आपको बताया था जहां पर वॉर होगी वहां पर इंश्योरेंस कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण ये पॉइंट है। और इंडिया का जो सॉरी, ईरान ने हिंट किया है कि हम इस स्ट्रेट को क्लोज कर देंगे, और अगर इस स्ट्रेट को आप क्लोज कर देंगे तो ऑयल का जो कॉस्ट है, ये 120 150 नहीं, ये $200 पर बैरल भी पहुंच सकता है, जो कि हमारे एनुअल बजट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख देगा, ठीक है। इसलिए ये वॉर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आगे ना बढ़े, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का यहाँ थोड़ा सा मैप क्लियर है, ये ज्यादा ठीक है।
ठीक है। क्या हॉर्मूज कितना चौड़ा है? 33 किलोमीटर से 95 किलोमीटर। जो वाइडेस्ट पोर्शन है वो 95 किलोमीटर है, जो नैरोएस्ट पोर्शन है वो 33 किलोमीटर वाइड ही है। अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितना वाइड है, जिसको चिकन नेक्स भी बोला जाता है? आई नेवर लाइक दिस नेम, मुझे कभी ये चिकन नेक वर्ड नाम पसंद नहीं आया उस जगह के लिए, ऐसे कमजोरी सी फील होती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, पटना सिलीगुड़ी कॉरिडोर कुछ 20 के किलोमीटर जितना वाइड है, नैरोएस्ट पॉइंट से, ठीक है। एक गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शिया इनको कनेक्ट करता है, वो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, ठीक है। ओमान और ईरान बॉर्डर पे लगते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वाला पोर्शन ओमान है और मेन कंट्री ओमान यहाँ पर है, ये आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और ऊपर आपका ईरान है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेट का जो इंटरनेशनल पानी है वो इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है। कुछ नॉटिकल, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, सिर्फ पता करना, कुछ नॉटिकल माइल्स कंट्री की टेरिटरी होती है, ठीक है, और उसके बाद का जो पानी है वो इंटरनेशनल वाटर होता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो इंटरनेशनल पानी है वो यूएस फिफ्थ फ्लीट पेट्रोल करती है और इनका स्टेशन बहराइन में है, मैं आपको पहले बता चुकी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, देखते हैं आपके एग्जाम में कैसे आएंगे। ये आपके आरपीएससी मेंस के लिए भी लागू होती है बात और आपके यूपीएससी मेंस के लिए भी आती है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, मैंने अभी आपको यही समझाया, लास्ट की 2-3 स्लाइड्स में मैं यही समझा रही हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जियोपॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इजराइल ईरान की वॉर चल रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी की नजर से, यही बात करी है मैंने वीडियो में, ठीक है। इसको आपको प्रॉपर्ली लिखना है, ये ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका, और अराउंड 200 to 250 वर्ड्स का इसका आंसर डिसेंट लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्रिप्टिव, ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ ईरान इजराइल रिलेशंस फ्रॉम प्री 79 एरा टू द करंट कॉन्फ्लिक्ट, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स। ये जो मैंने आपको आज इंट्रोड्यूस करा है इन्हीं 3 टॉपिक से करा था, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है या मिड लेंथ क्वेश्चन बनता है, 100 से 150 वर्ड्स का, अराउंड 5 to 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, what percentage of India's crude oil imports is transported via the Strait of Hormuz, making it critical for the country's energy supply? अभी बताया मैंने, ऑलमोस्ट हाफ जो है हमारा ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही आता है। उसके बाद में देखते हैं which event marked the beginning of the significant deterioration in the Israel-Iran relations? 1979 एक हिस्टोरिकल ईयर था, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, आयतुल्लाह खामेनी का रेन आ गया था, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं व्हाट इज द की रीजन बिहाइंड इजराइल्स मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट ईरान इन जून 2025? इजराइल ने क्या बताया, ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, बम बना रहा है, हमें बम से खतरा है, इजराइल का तर्क बताया मैंने, वो आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आज का इतना ही बहुत है, बहुत शॉर्ट में, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में अपन ने इजराइल और ईरान की फाइट देखी, ठीक है। मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के ऐसे वीडियोस लेकर आऊंगी जिसमें हम बहुत शॉर्ट में हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और आपके एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है, इंडिया को वो न्यूज कैसे इंपैक्ट करती है, वो लेकर आऊंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।